हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 तक डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, उसका नाम था FCAW, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट होगा। चलिए आज हम अपने लेक्चर नंबर 18 में रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग से हम कैसे मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं और कितने मोटे या कितने पतले मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं, या कितने टाइप से रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध के माध्यम से हम वेल्डिंग कैसे करते हैं, किस किस मटेरियल के लिए करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग। देखें, इसमें क्या होता है, हम रेजिस्टेंस के माध्यम से वर्कपीस को मेल्ट करके फ्यूज करके आपस में वेल्ड करते हैं। समझिए इसका सिंपल सा, पहले हम एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपोज करिए कि एक हमारे पास पतली प्लेट इस तरीके से हो और इसके बाद एक हमारे पास इस तरीके से दूसरी प्लेट हो। अब हमें इन प्लेटों को आपस में वेल्ड करना है। इस तरीके से इन प्लेटों को हमें आपस में वेल्ड करना है। जब हम वेल्ड करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, ऐसे इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड का उपयोग हम करते हैं। अब उसके बाद सिमिलर एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर प्रोड्यूस कराते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम एक टर्मिनल को, देखिए किसी एक टर्मिनल को हम नेगेटिव दे देते हैं और किसी एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव दे देते हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादातर डीसी पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं। डीसी पावर सप्लाई का, सॉरी डीसी नहीं, एसी पावर सप्लाई का हम लोग उपयोग करते हैं। एसी पावर सप्लाई का उपयोग हम लोग करते हैं, वो भी हम बताएंगे एसी पावर सप्लाई का उपयोग क्यों करते हैं। अब देखिए क्या होता है, सिंपल सा, जितना आपको फिनोमिना दिख रहा है बस इतना ही होता है। बस इस प्लेट को होल्ड करने के लिए एक यहाँ पर बेड बना देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बेड बना देते हैं। उस बेड के माध्यम से इस प्लेट को हम होल्ड कर लेते हैं और वो बेड हमारा कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऐसा होता है। ये होता है हमारा फाउंडेशन। इस तरीके से हमारा ये होता है, देखिए ये फाउंडेशन होता है। अब इस फाउंडेशन में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेड को सपोर्ट करने के लिए एक प्लेट इस तरीके से ऐसे बेड लगा देते हैं। अब इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये कुछ हमारा इस तरीके से ऐसा होता है। ये पूरा इस तरीके से नीचे तक ऐसे जाकर बना होगा। अब इसी के ऊपर, इसी फाउंडेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस वर्कपीस को रख देते हैं। इस वर्कपीस को इसके ऊपर हमने रख दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट कराया। जब कांटेक्ट कराया और फिर जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन किया, देखिए प्लेट 1 ये थी, प्लेट 2 हमारी ये थी। जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन किया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगेंगे और एक कंप्लीट सर्किट हमारा मिल जाएगा। जब कंप्लीट सर्किट मिलेगा तो होगा क्या, वहाँ पे देखिए
जब हम दो वर्कपीस को प्रॉपर कांटेक्ट में रखेंगे, कितनी भी अच्छी सरफेस फिनिशिंग कर लें, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चरल लेवल पर वहाँ पर थोड़े बहुत आपको स्मॉल गैप मिल जाएंगे, मतलब वो प्रॉपर स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी। प्रॉपर स्मूथ का मतलब जैसे आप समझते हैं मेट्रोलॉजी में हम स्लिप गेज का उपयोग करते हैं, उसमें प्रॉपर क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 2 स्लिप गेज को लीजिए और अगर प्रेशर लगाकर दबा के ऐसे आप स्लाइड करा दीजिए तो उन दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज के साथ जुड़ जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, एयर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कोई भी वर्कपीस हमारा वेल्डिंग में नहीं बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन की तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे और एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। जब इस तरीके का होगा तो इस वर्कपीस के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं एयर गैप मिलेगा उसको। अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर एयर गैप मिलेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस एयर गैप की वजह से रजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्रतिरोध क्रिएट करेंगे। अब उस रजिस्टेंस के कारण यहाँ का मटेरियल क्या होगा, गर्म होगा। जब ये हम लगातार पावर सप्लाई देते रहेंगे तो यहाँ का मटेरियल हीटअप होगा और हीट होकर क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम पावर सप्लाई को स्टॉप कर देंगे। पावर सप्लाई को स्टॉप कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स रहेगा और ये इलेक्ट्रोड हमारा मूवेबल रहेगा। हम फिक्स इलेक्ट्रोड के ऊपर मूवेबल इलेक्ट्रोड से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे और तब तक प्रेशर फोर्स अप्लाई करके रखेंगे जब तक ये वर्कपीस क्या हो जाए, कूल्ड ना हो जाए। जब ये सॉलिडिफाई होकर कूल्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसके प्रेशर को रिलीज कर देंगे। जब प्रेशर हमारा रिलीज हो जाएगा तो इस तरीके से ये वर्कपीस हमारा आपस में जुड़ जाएगा। ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए वोल्टेज तो हम बहुत कम रखते हैं, लगभग 10 से 25 वोल्ट वोल्टेज रखते हैं, लेकिन जो करंट यहाँ पे हम फ्लो कराते हैं बहुत ज़्यादा हाई करंट लेते हैं। करंट कितनी लेते हैं, 10,000 एम्पियर से 1 लाख एम्पियर तक हम लोग करंट इसमें फ्लो कराते हैं। तो इस तरीके से हाई करंट की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और मटेरियल मेल्ट होकर यहाँ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर फिर आपस में वेल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक प्रकार की फ्यूजन वेल्डिंग है। क्यों, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फ्यूज होकर वेल्ड हो रहा है। चलिए, तो इस पूरे सेटअप को हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। अब आइए हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग की पहले डिफिनेशन लिख लें, है ना। हम लोग पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग की डिफिनेशन लिख लें। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस, ऐसे, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग metal can be welded by resistance by using of resistance and also weld for a small thickness वर्कपीस। इस तरीके से इस वेल्डिंग में हम स्मॉल थिकनेस वर्कपीस को रेजिस्टेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इन दिस वेल्डिंग प्लेट थिकनेस, ये जो हमारी प्लेट थिकनेस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, लगभग 0.5 mm से 0.25 mm तक हम लोग जोड़ते हैं। इन दिस वेल्डिंग
प्लेट थिकनेस प्लेट थिकनेस 0.025 mm, लगभग इतनी पतली प्लेट को भी आसानी से हम जोड़ सकते हैं। 0.025 mm टू 0.025 mm टू 1.25 mm और एबव का मतलब हम कहीं कहीं आपको देखेंगे अभी 6 mm तक मोटी प्लेट को भी जोड़ पाएंगे। एंड एबव थिन प्लेट आर welded by this process या by these process। तो इस तरीके से इतने प्रोसेस से हम स्मॉल थिकनेस के वर्कपीस को आसानी से वेल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद जो वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मॉल वोल्टेज ऐसे लो वोल्टेज लगभग 10 से 25 वोल्ट आर यूज। वोल्टेज हमारा लो होता है और जो करंट हमारी होती है हाई करंट कितना करंट हमारी यूज की जाती है 10,000 एम्पियर टू 1 लाख एम्पियर 1 लाख एम्पियर आर यूज। अब 1 लाख एम्पियर क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि यहां पर जो हीट जनरेट होगी ड्यू टू रेजिस्टेंस, उसको भी देख लीजिए। यहां पर हीट जनरेट ड्यू टू रेजिस्टेंस, हीट जनरेट ड्यू टू रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस के कारण हमारी हीट जनरेट होती है वो H इज इक्वल टू H प्रोपोर्शनल टू ऐसे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के होती हैं, I स्क्वायर RT के होती हैं। अब यहां से वेयर H इज इक्वल टू हीट होता है, H इज इक्वल टू हीट होता है एंड I इज इक्वल टू करंट होता है, कॉमा R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है एंड T इज इक्वल टू वेल्डिंग टाइम। ये जो हम वेल्डिंग करने में जितना टाइम हमारा लग रहा है वो हमारा होता है वेल्डिंग टाइम। वेल्डिंग टाइम होता है। इस तरीके से इस वेल्डिंग को हम यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखिएगा, जब हम I को बढ़ाएंगे तो वो I स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। अगर 10,000 वोल्ट हम लगे, देखिए 1000 वोल्ट हम लेंगे, 1000 एम्पियर लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना ज़्यादा आएगा, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा हीट हमारी जनरेट होती है। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है। लगभग यहाँ पर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें और पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए और पॉइंट का मतलब हमारा क्या होगा इसमें, जैसे सपोज करिए अगर हमें इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के मटेरियल की बात करनी हो तो देखिए पहले तो हाई करंट हमारा कहाँ से, अगर इसमें डीसी पावर सप्लाई देंगे तो पावर स्टोरेज होने की वजह से डीसी पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा करंट हम नहीं स्टोर कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एसी पावर सप्लाई का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख दें नेक्स्ट पॉइंट, एसी पावर सप्लाई
आर यूज्ड। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, देखिए जब ये वेल्डिंग हो गई तो इलेक्ट्रोड को बाहर किया, वर्कपीस को ले गए बाहर, फिर दूसरा वर्कपीस ले आए, फिर वेल्डिंग किया, फिर उसे बाहर ले गए। मतलब ये वर्कपीस जरा भी मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो कैसा इलेक्ट्रोड हमारा बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट नहीं होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैसा इलेक्ट्रोड हमारा होगा, ये होगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं इसमें, यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब ये जो हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, इसमें कौन कौन सा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं तो वो भी देख लीजिए। हम इसमें टंगस्टन, ग्रेफाइट एंड कार्बन, 3 तरीके के मटेरियल का इलेक्ट्रोड हम इसमें यूज करते हैं। टंगस्टन, ग्रेफाइट एंड कार्बन आर यूज एज ए इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल। आगे बात करेंगे वर्कपीस का। ये जो वर्कपीस हमारा होगा, ये हमारा वर्कपीस कैसा होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना चाहिए, है ना। तो केवल कंडक्टिव वर्कपीस की ही वेल्डिंग हम इसमें कर पाते हैं। ओनली इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस आर यूज। केवल इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस को हम इसमें यूज करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस के साथ अगर इस वर्कपीस के देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो, है ना, ब्रिटल हो, तो भी आसानी से हम इसको वेल्ड कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से और बार बार वेल्डिंग करने की वजह से ये इलेक्ट्रोड भी हमारे क्या होते हैं, गर्म होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोड हमारे बने होते हैं सॉलिड। सबसे ज़्यादा हम टंगस्टन का वर्क इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब अगर हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो भी क्या होगा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कंटिन्यू वेल्डिंग करने की वजह से ये इलेक्ट्रोड भी हमारे क्या होंगे, गर्म होंगे। जब इलेक्ट्रोड गर्म होंगे तो उनको कूल करने के लिए क्या होगा, अगर लोअर टेम्परेचर रहेगा तो नेचुरल एयर ही इसको कूल कर देगी, लेकिन टेम्परेचर एक लिमिट से बाहर अगर बढ़ जाएगा तो उस समय इसे हम कूल करने के लिए इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक जैकेट का यूज करते हैं। ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक जैकेट का उपयोग करते हैं, एक जैकेट, है ना। इस तरीके से इसमें भी एक जैकेट का उपयोग हम ऐसा करते हैं। इस तरीके से हम इसमें, अब ये जो जैकेट हम लगा दिए तो इस जैकेट में हम क्या करते हैं, कूलेंट को भर देते हैं। इसके चारों तरफ जैकेट लगा दिया और इस जैकेट में हम कूलेंट को फिल कर देते हैं। अब ये ऐसा इसमें हमने कूलेंट को भर देते हैं और हम क्या भरते हैं इसमें, कूलेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का अगर उपयोग कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर को कम करने के लिए किस टाइप के कूलेंट का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वाटर जैकेट, और जब वाटर जैकेट है तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, वाटर यूज एज ए कूलेंट। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, वाटर यूज एज ए कूलेंट। इलेक्ट्रोड को कूल करने के लिए हम वाटर का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब इस पे जो मटेरियल हमारा मेल्ट हो रहा है
वो कैसा हो रहा है, फ्यूज हो रहा है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसीलिए इसे हम फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वर्कपीस, वेल्डिंग आर कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्यूजन वेल्डिंग। तो इस तरीके से सिंपल सा नॉमेनक्लेचर ये हमारा होता है किसका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। अब इसके हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि टाइप की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर इसके हम लोग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो टाइप जानते हैं वो कितने तरीके से होता है। तो देखिए, इसको हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। पहली हमारी होती है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा हमारा होता है स्पॉट वेल्डिंग के बाद सीम वेल्डिंग, थर्ड हमारा होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और जो फोर्थ हमारा होता है, फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है बट वेल्डिंग। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, इसमें देखिए, इसको भी रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें इस तरीके से ये हमारा होता है। अब रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग जो हमारी होती है वो फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाइड होती है, और उसको हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है, देखिए, ऑफसेट बट वेल्डिंग, ऑफसेट बट वेल्डिंग, और दूसरा हमारा होता है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। कितने तरीके की होती है, 4 टाइप का होता है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग को भी फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, ऑफसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी हेडिंग होगी स्पॉट वेल्डिंग, हम लोग पढ़ेंगे, फिर सीम वेल्डिंग पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और फिर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आइए फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं स्पॉट वेल्डिंग।
देखिए पहला टाइप हम लोग क्या जानने चल रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग। अब हम क्या करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग में एक डायग्राम जो हमने इस तरीके का बनाया हुआ है, यही डायग्राम हमारा कहलाता है स्पॉट वेल्डिंग का। मतलब ये जो हमने वर्कपीस को रखा, फिर दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा, हमने पावर सप्लाई किया, यहाँ पर क्या बना, एक ये बना, मतलब यहाँ पर इस तरीके का मटेरियल मेल्ट हुआ। फिर जब हमने पावर सप्लाई ऑफ किया, प्रेशर अप्लाई किया, उसके बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रेशर रिलीज कर दिया। देन उसके बाद इस वर्कपीस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ खिसका देंगे, इस तरफ खिसका देंगे तो ये स्पॉट यहाँ पे चला आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम वेल्डिंग करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर इस वर्कपीस को इस तरफ खिसका देंगे तो अब की बार इस तरीके से स्पॉट यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से लगातार हमारा स्पॉट बनता चला जाएगा। लेकिन एक बार में केवल एक स्पॉट ही बनेगा, एक बार में सिंगल स्पॉट बनेगा। ऐसी वेल्डिंग को हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। इसमें देखिएगा पूरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा होता है इन स्पॉट वेल्डिंग, ऐसे देखिए, इन स्पॉट वेल्डिंग वर्कपीस आर, देखिए वर्कपीस को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसके ऊपर, टेबल पे। वर्कपीस आर होल्ड, पुट एंड होल्ड बाय टेबल एंड also workpiece are fitted between two electrodes and also workpiece are fitted between two electrodes, टू इलेक्ट्रोड्स। अब जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा वर्कपीस फिट हो गया, व्हेन पावर सप्लाई स्टार्ट, आगे देखिए, व्हेन पावर सप्लाई स्टार्ट जब हम पावर सप्लाई स्टार्ट कर देंगे तो रजिस्टेंस क्रिएट बिटवीन स्पेस ऑफ टू प्लेट्स, है ना, दो प्लेटों के स्पेस के बीच में क्या होगा, स्पेस के बीच में रजिस्टेंस क्रिएट होगा। स्टार्ट देन, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रजिस्टेंस कहाँ पर क्रिएट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच में जहाँ इलेक्ट्रोड टच करेगा वहाँ क्रिएट होगा, तो यहाँ और यहाँ नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस क्रिएट बिटवीन गैप ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अब जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, जिससे यहाँ का मटेरियल क्या होगा, फ्यूज होगा। देन मटेरियल आर, देन मेटल आर फ्यूज बाय जनरेशन ऑफ हीट जनरेशन के कारण मटेरियल हमारे यहाँ का क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज होने के बाद हम पावर सप्लाई को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। देन पावर सप्लाई इज ब्रेक। अब हम पावर सप्लाई को जब ब्रेक कर देंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स इलेक्ट्रोड होता है और ये इलेक्ट्रोड हमारा मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो मूवेबल इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द वर्कपीस एंड प्रेशर अप्लाई
प्रेशर अप्लाई बाय द मूवेबल इलेक्ट्रोड by the movable electrode on the workpiece वर्कपीस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब ये क्या होगा, आपस में बिल्ड होकर जब सॉलिडिफाई होगा यानी कूल होकर जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। When weld joint are cooled and solidify then प्रेशर रिलीज, तब हम क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर को हम कब रिलीज करते हैं। तो जब हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा तब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। सो वेल्डिंग आर कंप्लीटेड। इस तरीके से वेल्डिंग हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग या रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। अब इसमें देखिए किस किस चीज़ का उपयोग हम करते हैं। 2 नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, 1 आर फिक्स एंड अनदर आर मूवेबल। तो चलिए इसके एलिमेंट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके हम लोग एलिमेंट के बारे में लिख लेते हैं कि इस पे हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। ये तो था हमारा वेल्डिंग प्रोसेस, स्पॉट वेल्डिंग हमारी कैसे कंप्लीट होती है। क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए आपसे बताया गया है कि सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 वर्कपीस को क्या करते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं। उसके बाद उन दोनों वर्कपीस को 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ले आते हैं। फिर जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वर्कपीस के गैप के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिससे यहाँ पर हीट जनरेट होगी। देन यहाँ का मटेरियल मेल्ट होकर फ्यूज होगा, और जब ये मटेरियल फ्यूज होगा तो उसके बाद हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। फ्यूज होने के बाद, ये सब ध्यान दीजिएगा, फ्यूज होने के बाद पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इस मूवेबल इलेक्ट्रोड से इस पर प्रेशर फोर्स लगाएंगे। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस फॉर्म में हो जाएगा, फिर हम इसका प्रेशर रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से लगभग 5 किलो पास्कल KPa के आसपास प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, 5 से 7 किलो पास्कल। चलिए फिर हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद ये वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब इस पर हम कुछ एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं और हम ये देखते हैं। देखिए जो कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है कि एक स्पॉट हमने यहाँ बनाया। अब सपोज करिए अगला स्पॉट हमने यहाँ बनाया था, तो इन दोनों स्पॉट के बीच का गैप कितना रखेंगे। हम चाहते तो इतना ही रख देते, लेकिन हमारा जॉइंट कमज़ोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पॉट हम बना देंगे, तो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेल्डिंग टाइम लगेगा, मटेरियल खर्च होगा, तो इस तरीके से महंगा पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे स्पॉट बनाए जिससे हमारी वेल्डेबिलिटी मेंटेन रहे। तो इन दोनों स्पॉट के बीच का हम गैप कितना रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्पॉट का नाम क्या है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्पॉट का डायमीटर कितना रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्पॉट बनता है इसे हम लोग नगेट कहते हैं, NUGGET, नगेट, है ना। और इसका डायमीटर हम लोग का कितना होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद इसके बीच में गैप कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इसे हम लोग मिटाते हैं। पहले इसके एलिमेंट
के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट्स में जो हम फर्स्ट पोजीशन पे यूज करते हैं एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? नॉन कंज्यूमेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा, अब इस इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कूलिंग रेट इंक्रीज करने के लिए वाटर का उपयोग करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया वाटर यूज्ड एज ए कूलेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 4 नंबर। अब इसमें देखिएगा, ये जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने वर्कपीस को रखा था, पावर सप्लाई हमने किया, तो हमारा वही लगभग वोल्टेज और करंट हमारा इसमें कितना होता है, तो वो देख लीजिएगा। वोल्टेज लगभग वही 10 से 25 वोल्ट होता है और करंट हमारी होती है कितना? 10,000 एम्पियर से 1 लाख एम्पियर। 10,000 एम्पियर से 1 लाख एम्पियर हमारी करंट यूज होती है। और एक हमारा फिक्स इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा मूवेबल होता है। देखिए, 1 इलेक्ट्रोड आर फिक्स, ये केवल स्पॉट वेल्डिंग के लिए हम बता रहे हैं। 1 इलेक्ट्रोड आर फिक्स्ड एंड another आर मूवेबल। दूसरा हमारा क्या होता है? मूवेबल होता है, जिससे हम क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं, बाय विच प्रेशर आर अप्लाई। अब ये प्रेशर हम कितना अप्लाई करते हैं? वो लगभग 7 से 10 किलो पास्कल के अप्रॉक्स, या 5 से 7 किलो पास्कल के अप्रॉक्स हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर ऐसे देखिए, प्रेशर 7 kPa किलो पास्कल टू 10 किलो पास्कल आर अप्लाई, इस तरीके से होता है। अब इसका नाम जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं नगेट। तो हम देखिएगा, इस नगेट जो हमारा स्पॉट बनेगा, स्पॉट आर कॉल्ड नगेट। अब ये जो स्पॉट को हम नगेट कह रहे हैं, इसका डायमीटर कितना होगा, इस इलेक्ट्रोड का डायमीटर कितना होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, जब हम देखेंगे इस इलेक्ट्रोड का डायमीटर, तो इलेक्ट्रोड का डायमीटर हमारा किसके बराबर होता था? इस प्लेट की थिकनेस के बराबर होता था। किसी में भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जहाँ पर हम यूज करते थे, तो किसी एक प्लेट थिकनेस के बराबर इलेक्ट्रोड का डायमीटर हमारा होता था। तो चलिए देख लेते हैं। डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, ऐसे देखिएगा, डाया ऑफ
इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू टी, वेयर टी क्या है, प्लेट थिकनेस। अच्छा ये तो हो गया प्लेट थिकनेस किसके लिए, जब दोनों प्लेट सिमेट्रिकल हो, मतलब इसका भी वैल्यू टी हो, इसका भी वैल्यू टी हो। अगर किसी एक की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, मान लो ये 10 mm हो जाए, ये 5 mm हो जाए, तो हम इलेक्ट्रोड डायमीटर कितना 10 mm ले या 5 mm ले, तो उस समय हमें डाउट आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल प्लेट थिकनेस के लिए, अनसिमेट्रिकल प्लेट थिकनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर अनसिमेट्रिकल प्लेट थिकनेस अगर अनसिमेट्रिकल प्लेट थिकनेस हो तो हम किसी एक की थिकनेस को T1 मान लें और दूसरे की थिकनेस को हम T2 मान लें। किसी एक की थिकनेस को T1 और दूसरे की थिकनेस को T2 मान लें। अनसिमेट्रिकल प्लेट थिकनेस T1 एंड T2 आर थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ plate, then diameter of electrode D is equal to, ये हमारा होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। इस तरीके से इसका हम एवरेज ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड का डायमीटर। अब इस नगेट का डायमीटर देख लेते हैं और दो नगेट के बीच में डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितना रखते हैं। तो चलिए डायमीटर ऑफ नगेट, डायमीटर ऑफ नगेट स्मॉल डी। अगर हम इसको स्मॉल डी मान लें तो स्मॉल डी इज इक्वल टू अंडर रूट टी के होता है, अंडर रूट टी, वेयर टी इज इक्वल टू प्लेट थिकनेस, वेयर टी इज इक्वल टू प्लेट थिकनेस। इस तरीके से होता है। चलिए अब दो नगेट के बीच में डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नगेट, डिस्टेंस बिटवीन टू नगेट इज इक्वल टू, दो नगेट के बीच में जो हम डिस्टेंस रखते हैं वो 3D के बराबर रखते हैं, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया दो नगेट के बीच में डिस्टेंस। अब इसके बाद देखिए, सपोज करिए कि अगर ये दोनों प्लेटें सिमिलर हों, सिमिलर का मतलब सिमेट्रिकल हो, यानी कि इसकी और इसकी थिकनेस समान हो, तो हम किसी भी प्लेट को ऊपर, किसी भी प्लेट को नीचे रख देंगे। लेकिन अगर ये डिसिमिलर हो जाएं, यानी अनसिमेट्रिकल हो जाएं, मतलब इसकी थिकनेस अलग रहे, इसकी थिकनेस अलग रहे, तो उस समय हम ऊपर जिस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर अनसिमेट्रिकल प्लेट प्रेशर एंड, देखिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो नेगेटिव करंट अप्लाई कर रहे हैं वो हम किस पर, स्मॉल थिकनेस वाली प्लेट पे अप्लाई करेंगे या ग्रेटर थिकनेस वाली प्लेट पे। तो हमेशा याद रखिएगा स्मॉल थिकनेस वाली जो प्लेट होती है उसी पर हम प्रेशर और चार्ज अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं।
देखें, व्हेन प्लेट थिकनेस आर अनसिमेट्रिकल, प्लेट थिकनेस आर अनसिमेट्रिकल, देन जब प्लेट थिकनेस अनसिमेट्रिकल होगी तो जो प्रेशर और करंट होगा वो थिनर प्लेट पे, थिकर नहीं थिनर, पतली प्लेट पर अप्लाई करेंगे। देन प्रेशर एंड करंट आर अप्लाई ऑन थिनर प्लेट। तो इस तरीके से इस पूरी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। इसमें ये पूरा नॉमेनक्लेचर है, इसी से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए, और इसके लिए ये डायग्राम आपका सूटेबल रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। कौन सी? स्पॉट के बाद सीम वेल्डिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीम वेल्डिंग का मतलब क्या होगा कि दो वर्क पीस के बीच में कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनेंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस स्पॉट आर फॉर्म्ड बिटवीन टू वर्क पीस। जब हम दो सिलेक्टिव वर्क पीस लेंगे तो उन दोनों के बीच में लगातार स्पॉट बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके की वेल्डिंग को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग डालते हैं चलिए, अगली हेडिंग हमारी होगी रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा ली जाए थोड़ा सा। आइए शुरू करते हैं रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। अच्छा देखिए, सीम वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम स्पॉट वेल्डिंग का एक पॉइंट आपको छूट गया है, वो थोड़ा सा लिखा देते हैं कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते थे तो उसमें कुल कितने स्टेप होते थे, वो अभी मेरे दिमाग में आया। तो उस स्टेप को भी देख लीजिए कि जब ये हम लोग ऐसा वर्कपीस बनाए थे, इस तरीके से ये हो जाता है, सिली मिस्टेक आपसे भी, ऐसा इलेक्ट्रोड हमारे पास लगा हुआ था। तो ऐसी पावर सप्लाई हमारे पास लगी हुई थी। चलिए, अब हम इस पे थोड़ा सा वेल्डिंग प्रोसेस को नोट कर लेते हैं। कुल कितने प्रोसेस इसमें हम यूज करते थे, तो उस चीज़ को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। 4 टाइप ऑफ steps are used in spot welding। स्पॉट वेल्डिंग पहला हमारा होता है
स्क्वीजी टाइम फर्स्ट हमारा होता है स्क्वीजी टाइम, दूसरा हमारा होता है वेल्ड टाइम। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, दिमाग में आ गया इसीलिए बता दिया जा रहा है। तीसरा हमारा होता है होल्ड टाइम, और चौथा हमारा होता है ऑफ टाइम। तो इस तरीके से इसके बारे में भी जान लीजिए। स्पॉट वेल्डिंग के ये इतने स्टेप्स होते हैं। देखिए स्क्वीजी टाइम का मतलब क्या हुआ? स्क्वीजी टाइम का मतलब ये हुआ कि जब हम पावर सप्लाई स्टार्ट नहीं करेंगे, विदाउट पावर सप्लाई स्टार्ट किए, जितना टाइम इस वर्कपीस को ले आकर यहाँ पर रखने में और इलेक्ट्रोड को यहाँ पर कांटेक्ट कराने में लगता है, तो उसी टाइम को हम बोलते हैं स्क्वीजी टाइम। मतलब टाइम required when power supply power is off। जब पावर हम क्या रखेंगे? ऑफ रखेंगे, तो ये हमारा टाइम रिक्वायर्ड व्हेन पावर इज ऑफ एंड वर्कपीस सेटअप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कॉमा वर्कपीस सेटअप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो यही हमारा टाइम कहलाएगा स्क्वीजी टाइम। अब स्क्वीजी टाइम के बाद वेल्ड टाइम हमारा क्या होता है? वेल्ड टाइम हमारा ये होता है, देखिए ये वेल्ड टाइम और होल्ड टाइम क्वेश्चन बना हुआ है। वेल्ड टाइम ये होता है जब हम पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं तो कितनी देर तक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होगी। ज़्यादा देर तक हम करेंगे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, कम देर तक करेंगे कम जनरेट होगी। तो जितनी देर तक इस पावर सप्लाई को हम ऑन रखते हैं और उसी टाइम हमारी वेल्डिंग होती है, उसी टाइम को हम बोलते हैं वेल्ड टाइम। तो वेल्ड टाइम हमारा क्या होता है? टाइम इन विच पावर सप्लाई स्टार्ट, इट मीन्स वेल्डिंग स्टार्ट। है ना? इस टाइम को हम बोलते हैं वेल्ड टाइम। नेक्स्ट टाइम हमारा हो गया, देखिए ये होल्ड टाइम। होल्ड टाइम का मतलब क्या हुआ? फिर से हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे और तब तक इसको प्रेशर लगाए रखेंगे जब तक ये हमारा सॉलिडिफाई ना हो जाए। तो जब तक हम प्रेशर लगाए होते हैं यानी होल्ड किए होते हैं, उसी टाइम को हम बोलते हैं होल्ड टाइम। है ना? आफ्टर ब्रेक पावर सप्लाई the time which pressure is applied, time required when pressure is applied। जितनी देर तक हम प्रेशर अप्लाई, ड्यूरेशन, जितनी देर तक हम प्रेशर को इस पर लगाए रखेंगे उसी को हम बोलते हैं होल्ड टाइम। चलिए अगली बात करते हैं ऑफ टाइम। अब प्रेशर रिलीज कर देंगे, उसके बाद दोबारा जब हम स्क्वीजी टाइम तक पहुंचेंगे यानी कि वर्कपीस को हम क्या करेंगे? हटाएंगे, फिर दूसरा वर्कपीस ले आएंगे, तो उस टाइम को हम बोलते हैं ऑफ टाइम। फिर जब दूसरा वर्कपीस आ गया तो दोनों वर्कपीस को जब इलेक्ट्रोड के साथ सेट करेंगे तो उसे बोलेंगे स्क्वीजी टाइम। चलिए तो हमारा ऑफ टाइम क्या हो गया? वर्कपीस, देखिए ऐसे देखिए, आफ्टर रिलीजिंग टाइम, आफ्टर रिलीजिंग प्रेशर, टाइम आफ्टर रिलीजिंग पे प्रेशर
टाइम आफ्टर हाँ रिलीजिंग प्रेशर एंड रिमूव वेल्ड वर्कपीस इज कॉल्ड remove welded workpiece time is called off time। इस तरीके से इतने स्टेप्स हमारे होते हैं किसमें, स्पॉट वेल्डिंग में। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी शुरू होगी सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में कुछ नहीं होगा, ये जो स्पॉट हम लोग दूर दूर बना रहे थे, अब ये कॉन्टिन्यूअस स्पॉट हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के ऐसे पास बनाना शुरू कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनने लगेंगे तो ऐसी वेल्डिंग को हम लोग सीम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। आइए चेक करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सीम वेल्डिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट आर मेकिंग बाय इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग continuous spot are making by electrode are called सीम वेल्डिंग। इस तरीके से जब हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनता है तो इसे हम बोलते हैं सीम वेल्डिंग। चलिए देखिए कैसे कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक वर्कपीस हमारे पास इस तरीके से ये हो और एक वर्कपीस इस तरीके से ये हो। अब ये दो वर्कपीस हमारे पास हो, अब क्या हो, एक हम यहाँ पे रोलर लगा दें, ऐसे देखिएगा, हम इस पे एक ऐसा रोलर लगा दें और यहाँ पर भी सिमिलर इसके सेम पॉइंट पर इस तरीके से ऐसा देखिए ऐसा रोलर लगा दें। इस तरीके से हम रोलर लगा दें, थोड़ा सा और अच्छा लगाते हैं। इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, फिर इस रोलर को हम कनेक्ट कर देंगे। देखें ऐसा और ऐसा, ये हमारे पास हो गया रोलर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो रोलर हो गए, इनको थोड़ा सा साइडेड कर देते हैं। अब इन रोलर को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक
पिन के माध्यम से इधर भी और इधर भी इस तरीके से इनको हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसके बाद इस रॉड को हम लोग आगे ले जाते हैं, यहाँ से भी इस रॉड को हम लोग ऐसे आगे ले जाते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके का कुछ सिस्टम देते हैं पावर सप्लाई के लिए या कंट्रोल सिस्टम देते हैं। उसके बाद यहाँ से एक वायर दे देते हैं सप्लाई के लिए और यहाँ से एक दूसरा वायर दे देते हैं सप्लाई के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक पावर सप्लाई सिस्टम से जोड़ देते हैं। एक यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम होता है, इस पावर सप्लाई सिस्टम से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम इसमें ये पावर सप्लाई जो देते हैं वो एसी पावर सप्लाई देते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा होता है एसी पावर सप्लाई। अब ये होल्डर हमारे होते हैं इस तरीके से, चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे इसको कुछ ऐसा कर दिया जाता है। फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। अब इसके बाद चाहे तो आप यहाँ से इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी सिमिलर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। एक को हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास ये गया हुआ था, ये तो हमारे पास हैंड होता है, हैंड का मतलब क्लैंपिंग होती है। इसे हम लोग बोलते हैं रोलर। ये जो बीच वाला सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये दोनों हमारे कहलाते हैं टंगस्टन रोलर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करते हैं। अब इसके बाद देखिए ये लगातार ऐसे मूव करेंगे, ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे और वर्कपीस को चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। तो ये लगातार जब ये मूव करेंगे देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। अब यहाँ पे जब हीट जनरेट होगी तो ये रोलर, ऊपर वाला रोलर लगातार 5 किलो पास्कल या 7 किलो पास्कल का प्रेशर भी अप्लाई किया रहेगा और मूव भी करता रहेगा। तो इस तरीके से प्रेशर भी अप्लाई रहेगा, मूव भी करता रहेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उस रेजिस्टेंस और इस प्रेशर के कारण ये यहाँ पर बिल्ड होगा, यहाँ पर बिल्ड होगा। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पर बिल्ड होगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट ऐसे इसमें बनते चले जाएंगे। और वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि रोलर हमारा बाहर जा ही नहीं रहा है, पावर सप्लाई को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लगातार हमारी पावर सप्लाई दी जा रही है। तो इस तरीके की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं सीम वेल्डिंग। ये जो हमारे होते हैं इनका नाम, इसी को हम लोग क्लैंप करते हैं, तो ये हमारा होता है क्लैंपिंग। और ये तो हमारा वर्कपीस होता है। इस तरीके से ये पावर सप्लाई होता है, ये सारे हैंड क्लैंपिंग होते हैं। इसका एक दूसरा देखिए, एक दूसरा डायग्राम इसका समझिए कैसा होता है। सपोज करिए कि यही वर्कपीस हो, इसको थोड़ा छोटा कर दें। इसका दूसरा डायग्राम ऐसा होता है। मान लीजिए कि ये वर्कपीस हो, अब इस वर्कपीस पे हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग करनी है। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस करेंगे
तो उस समय हम क्या करेंगे, देखिए एक रोलर लगाते हैं, इसका हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं। एक रोलर ये हो गया, एक रोलर ये हो गया। अब ये रोलर हमारे हो गए इन रोलर, ये हमारे पास सॉलिड रोलर होते हैं, है ना। ये रोलर जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं सॉलिड। आप जब 3D में देखेंगे तो ये रोलर कुछ इस तरीके के होंगे, और ये जो वर्कपीस होगा ये भी वर्कपीस कुछ इस तरीके का होगा। तो ये ऐसे रोल करते जाएंगे, इसके नीचे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार स्पॉट बनता चला जाएगा। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो रोलर हमारे होते हैं, इन रोलर को ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और ये रोलर भी इससे टच होना चाहिए। ये जो रोलर बना था ये दोनों रोलर इससे टच होने चाहिए, क्योंकि टच होंगे तभी हमारी पावर सप्लाई मिलेगी। ऐसे ये भी हमारा सॉलिड रोलर था, इसका हम लोग फ्रंट डायग्राम बना रहे हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पावर सिस्टम बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं पावर सिस्टम। फिर उसके बाद इस तरीके से ये हम लोग पावर सिस्टम बना देते हैं, और यहाँ पे इस पावर सिस्टम में हम यहाँ पे 3 फेस ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ऐसा कुछ, जिससे हम लोग पावर सप्लाई देते रहते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा पावर सप्लाई। ये हमारा होता है, ये लगातार यहाँ पे हमारा नगेट बनता रहता है, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस स्पॉट हमारे बनते रहते हैं। तो इस तरीके के पूरे वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं सीम वेल्डिंग, है ना। तो ये हमारी वेल्डिंग कहलाती है सीम वेल्डिंग। बस इसमें कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनता है और बाकी सारी की चीज़ें उसमें सही रहती हैं। आप इसमें देखिएगा जो टाइप्स हमारा होता है उस टाइप्स की बात कर लेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीम वेल्डिंग, जब सीम वेल्डिंग के टाइप की बात करेंगे तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है वाइड व्हील सीम वेल्डिंग। सेकेंड हमारा होता है नैरो व्हील सीम वेल्डिंग। थर्ड हमारा होता है कंज्यूमेबल वायर सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लैट फॉयल बट सीम वेल्डिंग। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस रोलर इस हम सीम वेल्डिंग को, ये जो रोलर हमारा देखें फ्रंट से दिखाई दे रहा था, साइड से, या साइड से ये कह लीजिए, फ्रंट से ये कह लीजिए। तो ये जो हमारा रोलर होता है, इस रोलर के अकॉर्डिंग हम इसको 4 तरीके की क्लासिफाइड करते हैं।
पहला वाइड व्हील सीम, वाइड का मतलब ये जो रोलर हमारा होगा ये इस तरीके से वाइड हो, चौड़ा होगा बहुत ज़्यादा। दूसरा हमारा है नैरो व्हील सीम, नैरो का मतलब ये जो व्हील हमारा होगा ये बहुत ऐसे पतला बनेगा, इस तरीके से इतना नैरो होगा, है ना। नैरो के बाद नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमेबल वायर सीम इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में देखिएगा, इसके बीच में एक वायर को पास करा देते हैं, वर्कपीस के बीच में वायर को पास करा देते हैं। तो अब ये वर्कपीस के बीच में वायर जो होता है वो भी हाई टेम्परेचर से मेल्ट होने लगता है, वो एक फिलर डिपोजिशन की तरह काम करने लगता है। जब ये सपोज करिए ऐसा वर्कपीस हो और इन दोनों के बीच में ये वायर ऐसा हम इनलेट करा देंगे। जब ये इलेक्ट्रोड मूव करेगा तो यहाँ नगेट बनेंगे, तो ये वायर भी हमारा क्या होगा, इस तरीके से मेल्ट होता चला जाएगा। तो ऐसे वेल्डिंग को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल वायर सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा है फॉइल बट वेल्डिंग। फॉइल का मतलब यहाँ पर एक फॉइल प्लेट लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड इस पर हमारा फॉइल प्लेट पर क्या करेगा, रोटेट करेगा और ये फॉइल प्लेट हमारी क्या करेगी, करंट को पास करेगी। तो इस तरीके की वेल्डिंग को फॉइल बट सीम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। चलिए इन चारों टाइप्स को नोट करिए। इसके अंदर या इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा। ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड रोलर, इलेक्ट्रोड रोलर। तो चलिए इनके क्लासिफिकेशन को नोट करिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनमें इस वेल्डिंग में किसका किसका उपयोग करते हैं, मतलब इसका किस टाइप की वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में जानेंगे। देखिए ये लगातार कॉन्टिन्यूस स्पॉट बनने की वजह से इस वेल्डिंग का उपयोग हम मैक्सिमम जहाँ पर लीक प्रूफ सीमलेस जॉइंट बनाने होते हैं वहाँ पर किया जाता है। जैसे वाटर टैंक हो गया, ऑयल टैंक हो गया, सबमरीन शिप्स हो गई, तो वहाँ पर हम इस पेंट के डब्बे वगैरह हो गए, इन सब जगहों पे सीमलेस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेम वेल्डिंग। देखिए बाकी का इसका जो वर्किंग फिनोमिना है वो लगभग प्रीवियस स्पॉट की तरह काम करेगा। बस उसमें हम क्या करते थे, पावर सप्लाई को ऑन करके ऑफ करते थे और इसमें लगातार ऑन किए रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये किसके किसके लिए होता है। इट इज यूज्ड टू मेक लीक प्रूफ जॉइंट like oil tank, water tank and switches transformer, rectifier, एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कंडेंसर भी होता है, एयरक्राफ्ट भी होता है, टैंक ऑफ पेंट होते हैं, वार्निश होता है। देख लीजिए कंडेंसर, पेंट टैंक, वार्निश, कंडेंसर, पेन टैंक, वार्निश, एयरक्राफ्ट टैंक, आर
used by this welding process। इस तरीके से इस वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हम इतने सारे इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें जो हम लोग करंट और पावर यूज करते हैं, तो देखिए करंट हमारी वोल्टेज लो वोल्टेज यूज करते हैं, लगभग वही 10 से 25 वोल्ट, और करंट भी हमारी वही लगभग 6000 से 10000 एम्पियर तक यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट यूज नहीं करते हैं। तो इस पे जो हम लोग करंट और वोल्टेज की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, वोल्टेज वही 10 to 25 वोल्ट, करंट 5 to 10,000 भी होता है, या 2000 to 2000 एम्पियर टू 6000 एम्पियर। और इस रोलर से जो हम लोड लगाते हैं, एक रोलर हमारा फिक्स होता है, दूसरा हमारा लोड लगाता है। तो इस तरीके से देख लीजिए, वन रोलर आर फिक्स एंड वन रोलर आर फिक्स एंड another roller apply continuously pressure, है ना। another roller apply continuous pressure प्रेशर कितना लगाता है हमारा, लगभग ये लगाता है 5 किलो न्यूटन टू 6 किलो न्यूटन। इस तरीके से ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेशर अपना अप्लाई करता है। तो ऐसी वेल्डिंग को हम बोलते हैं सीम वेल्डिंग। अब चलिए सीम वेल्डिंग के बाद नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, वर्कपीस को जब हमें मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनाने हो और एक साथ मल्टीपल स्पॉट तैयार करने हो, तो हम उस समय क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा वर्कपीस हो इस तरीके से। अब इस वर्कपीस को ऐसे हमें वेल्ड करना था। अब हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनाना है, मतलब एक स्पॉट यहाँ बनाना है, एक स्पॉट यहाँ बनाना है, एक स्पॉट यहाँ बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहली वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। बार बार हम सिंगल स्पॉट बनाएंगे, प्लेट को आगे भेजेंगे, फिर स्पॉट बनाएंगे, फिर आगे भेजेंगे। तो इस तरीके से बार बार स्पॉट बनाने में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए हम ऐसी कोई टेक्निक लगा दें कि ये सारे मल्टीपल स्पॉट एक साथ ही बन जाएं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास
एक वर्कपीस हमारी ये पतली पतली शीट के वर्कपीस हमारे पास होते हैं, थिन शीट को ही तो हम जोड़ते हैं इसमें। और ये जो दूसरा हमारे पास वर्कपीस होता है इस तरीके का वर्कपीस होता है। देखिए दूसरे वर्कपीस को हमने क्या किया है, ऐसा मान लीजिए हमने ऐसा उसको उस वर्कपीस में ऐसा हमने प्रोजेक्शन बना दिया। ये प्लेट 1 थी, ये हमारी मान लीजिए ये प्लेट 1 थी और ये प्लेट 2 था। इस तरीके से हो गया। इसे हमने देख लिया P1 और ये हमारी हो गई P2। P1 मतलब प्लेट 1 और प्लेट 2। ये हमारी प्लेट दिखाई दे रही है और ये हमारी हो गई प्लेट 2। जब हम वेल्डिंग करेंगे तो देखिए इसमें कैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। एक साथ सारा स्पॉट बनाने के लिए हमने प्लेट में इस तरीके का प्रोजेक्शन काट दिया और प्लेट का यहाँ वाला सिरा, यहाँ वाला सिरा, यहाँ वाला सिरा इस पे टच करेगा। हम इस पे क्या करेंगे, एक इस तरीके का टूल लगाएंगे। देखिए ऐसा टूल लगाएंगे। मान लीजिए हम ऐसा टूल लगाएंगे और छोटा बनाते हैं इसमें। इस तरीके का टूल हमने बनाया इसमें। अब हमने क्या किया, देखिए ये जो टूल हमारा था, इस टूल को इस वर्कपीस के ऊपर हमने रख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करा दिया। यहाँ पे हमने बना दिया पावर सप्लाई। ये हमारा हो गया इस तरीके से, इसे हमने बना दिया पावर सप्लाई। अब एक एंड इसका हमने ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से और एक एंड हमने ऐसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा दिया। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पे ऐसा देखिएगा, ये हमारा ऐसा बना हुआ था। ऐसा बना हुआ था, मतलब इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका हेड इस तरीके से ऐसा अलग दिखाई देगा आपको, ताकि इससे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर सकें। फिर क्या करेंगे, देखिए अब जब हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और क्या होंगे, यहाँ से ऐसे नहीं फ्लो करेंगे, इसके कांटेक्ट में आएंगे। तो ये जो कांटेक्ट है, यहाँ से ये जो कांटेक्ट है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ रजिस्टेंस की वजह से आर्क जनरेट होगी, ड्यू टू रजिस्टेंस हीट जनरेट होगी। उस हीट की वजह से यहाँ के मेटल आयोनाइज होकर मेल्ट होने लगेंगे या फ्यूज होने लगेंगे। जब मेल्ट होकर फ्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब ये मेल्ट होकर फ्यूज हो जाएंगे तो पावर सप्लाई को स्टॉप करेंगे और ये हमारी फिक्स डाई होती है और ये मूवेबल डाई होती है। इसे हम लोग बोलते हैं मूवेबल डाई और ये हमारी होगी फिक्स डाई। फिक्स डाई पर हम मूवेबल डाई से फोर्स अप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई को ब्रेक करके फोर्स अप्लाई करेंगे। देन यहाँ का मटेरियल क्या होगा, ऐसे फ्लैट होकर वेल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ऐसा वर्कपीस हमारा अचीव हो जाएगा। देखिए एक प्लेट P1 ये हो जाएगी, दूसरी प्लेट P2 हमारी ये हो जाएगी
और इसमें हमें लगातार इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस स्पॉट मिल जाएगा। सॉरी, ऐसा स्पॉट हमें मिलेगा। एक यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जहाँ जहाँ प्लेट हमारी प्रोजेक्शन में रहेगी वहाँ वहाँ हमारा स्पॉट मिलेगा। तो मल्टीपल स्पॉट को एक साथ एक ही बार में प्रोड्यूस करने के लिए हम इस वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं और प्लेट को प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए इस वेल्डिंग को हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब सपोज करिए कि अगर दोनों प्लेट की थिकनेस सेम हो तो हम किसी भी एक प्लेट पर प्रोजेक्शन बना देंगे, लेकिन अगर एक प्लेट मोटी हो और एक प्लेट पतली हो तो उस समय हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो थिनर प्लेट पर बनाते हैं। तो ये सारे इसके आपको डेटा याद रखने होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉलिड से दिखा देते हैं, रोलर को, है ना। ये जो रोलर हमारा होता है इस तरीके से, डाई जो हमारी होती हैं ये सॉलिड डाई होती हैं। ऐसा सिमिलर ये भी हमारा इस तरीके से होता है। एक हमारा फिक्स डाई होता है और एक मूवेबल डाई होता है। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एसी पावर सप्लाई रहेगी, है ना। चलिए अब देखिए, इस तरीके की वेल्डिंग को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, देखिए चाहे ये मेटल सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, सिमिलर का मतलब सेम मटेरियल, डिसिमिलर का मतलब अलग अलग मटेरियल, किसी भी तरीके के हों आसानी से जोड़ सकते हैं। सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल dissimilar metal can be welded. easily, आसानी से हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को इसमें जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में एक प्लेट पर हम लोग प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और एक प्लेट हम लोग फ्लैट रखते हैं। इन दिस प्रोसेस वन प्लेट प्रोजेक्शन आर प्रोवाइडेड एंड one plate projection are provided and another plate are given flat. गिवन फ्लैट, इस तरीके से ये हो गया। अब दोनों प्लेट को हम क्या करेंगे, एक फिक्स और एक मूवेबल डाई के बीच में रखेंगे। बोथ प्लेट आर पुट ऑन बोथ प्लेट आर पुट बिटवीन टू डाई। अब हमारी वन डाई आर फिक्स एंड वन डाई आर फिक्स एंड
another die are movable। अब ये जो डाई हमारा होगा, यही डाई हमारा इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और किस मटेरियल का बनाएंगे? टंगस्टन, कार्बन या ग्रेफाइट का। तो ज़्यादातर टंगस्टन का बनाते हैं। डाई आर मेकिंग बाय टंगस्टन and also working as a इलेक्ट्रोड। तो ये डाई हमारी एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करती हैं। अब जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो जो हमारी करंट होती है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस जनरेट होगा इन स्पॉट के बीच में, इन प्रोजेक्शन के बीच में। व्हेन पावर सप्लाई इज स्टार्ट, व्हेन पावर सप्लाई स्टार्ट, देन रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे क्रिएट होगा? रेजिस्टेंस हमारा जहाँ जहाँ प्रोजेक्शन बना होगा वहाँ वहाँ क्रिएट होगा। देन रेजिस्टेंस क्रिएट बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ प्रोजेक्शन पावर सप्लाई ऑफ। आफ्टर फ्यूजन पावर सप्लाई हम क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। पावर सप्लाई ऑफ एंड देन प्रेशर अप्लाई बाय मूवेबल डाई एंड देन लगभग वही 7 किलो पास्कल के आसपास प्रेशर इसमें भी अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई बाय मूवेबल डाई। मूवेबल डाई के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रेशर को अप्लाई करते हैं। जब ये सॉलिडिफाई हो जाए और कूल हो जाए तो हम प्रेशर को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। आफ्टर सॉलिडिफाई, आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफाई, कूलिंग एंड solidify, pressure are released then multiple spot formed between टू प्लेट्स। इस तरीके से दो प्लेट के बीच में हमारे मल्टीपल स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो पावर सप्लाई यूज करते हैं, ये कैसी पावर सप्लाई यूज करते हैं? एसी पावर सप्लाई आर यूज्ड। एसी पावर सप्लाई आर यूज। तो इतना राइट डाउन करिए, नोट करिए, फिर इसको रिमूव करके हम लोग आगे का पार्ट इसका नोट करते हैं।
चलिए अगला पॉइंट हम लोग ये नोट करते हैं कि अगर प्लेट थिकनेस हमारी डिसिमिलर हो, डिसिमिलर का मतलब कैसी हो, एक की प्लेट थिकनेस अलग हो दूसरे की अलग हो, तो उस समय हम प्रोजेक्शन मोटी प्लेट पर देंगे या पतली प्लेट पर देंगे। तो हमने बताया था पतली प्लेट पर प्रोजेक्शन देंगे और वहीं पर पावर भी अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सपोज करिए कि प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हो, प्लेट 2 की ज़्यादा हो, तो हम जैसे देखिए एक को निगेटिव दिए हैं तो मतलब जिसको निगेटिव देते हैं हम उसी पर करंट को अप्लाई करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं जिस प्लेट को निगेटिव टर्मिनल दे रहे हैं तो उसी पर से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, जंप करवा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पावर उसी प्लेट पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी एक प्लेट की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम और दूसरे की ज़्यादा हो तो जिस प्लेट की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसी प्लेट पर हम पावर को अप्लाई करते हैं। तो चलिए ये दोनों पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए हमारा पॉइंट है व्हेन डिसिमिलर प्लेट thickness are welded, then जब डिसिमिलर मतलब अनसिमेट्रिकल प्लेट and unsymmetrical plate thickness are welded, देन जो हम प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराएंगे वो थिनर प्लेट पर कराएंगे, थिकर वाले पर नहीं कराएंगे। देन प्रोजेक्शन आर प्रोवाइड ऑन थिनर प्लेट। चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, किसी एक की ज़्यादा हो किसी की कम हो, तो जिसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उसी पर हम करंट को, पावर को अप्लाई करेंगे। व्हेन डिफरेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टिव या इलेक्ट्रिक कहाँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव प्लेट आर यूज्ड देन हम क्या करेंगे, पावर एंड प्रेशर आर अप्लाई power and pressure are apply high electric conductive workpiece, apply on high electric कंडक्टिव वर्कपीस। तो इस तरीके से हम हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस यूज करते हैं। अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उस पर भी हम प्रेशर और फोर्स पहले अप्लाई करेंगे। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड projection pressure
एंड पावर आर on high thermal conductive workpiece. Thermal conductive वर्कपीस। तो इस तरीके से इसका उपयोग देखिए थोड़ा सा मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है ना, थोड़ा सा उससे जैसे लगभग ये 6 mm तक की मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज है, ये थिकर प्लेट की वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इट्स मेन एडवांटेज is used for welding of thicker plate। अब थिकर का मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, लगभग 6 mm, 12 mm, कहीं कहीं 20 mm का भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ सूटेबल नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्शन बनाना टफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसको नोट करिए। देखिए अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बाद जो हमारा बचा हुआ वेल्डिंग है, जैसे हमारा बचा हुआ वेल्डिंग है फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग का हमने 2 टाइप से डिस्कस किया था, फ्लैश बट वेल्डिंग और ऑफसेट बट वेल्डिंग। तो इस तरीके से उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतने पर ही स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 3 तरीके की वेल्डिंग के बारे में पढ़ा। पहला स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा सीम वेल्डिंग और थर्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फ्लैश वेल्डिंग या बट वेल्डिंग के बारे में। तो आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।